हिंदी की उत्कृष्ट कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए हिंदी की ख्याति प्राप्त लेखिका पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी ये सब किस लिए। तो शुरू करें कहानी ये सब किस लिए। मैं कोई फिल्मी धुन गुनगुनाता हुआ ऑफिस जाने को तैयार हो रहा था, तभी मेरी पत्नी मीता कमरे में आई और मुझसे बोली, सुनो, मुझे तो पिछले वर्ष याद ही नहीं रहा, लेकिन इस वर्ष मैं मम्मी जी का श्राद्ध अवश्य करूँगी। अभी तो श्राद्धों के दिन बहुत दूर हैं, तुम्हें अचानक मम्मी जी की याद कैसे आ गई? अगले महीने मार्च में मम्मी की पुण्यतिथि है ना। ये ध्यान आते ही मेरे मन में उनका श्राद्ध करने की इच्छा पैदा हुई। असल में पिछले वर्ष किटी पार्टी में सबने मुझे टोका था कि तुम अपनी सास का पहला श्राद्ध करना कैसे भूल गई। ये भी कोई भूलने की बात है? मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा था, लेकिन इस वर्ष मैं खूब ज़ोर शोर से उनका श्राद्ध करूँगी। श्राद्ध में सब पकवान मम्मी जी के पसंद के बनवाऊँगी। उन्हें गुलाब जामुन और काजू की बर्फ़ी बहुत पसंद थी, वही बनवाऊँगी। किसी वृद्ध ब्राह्मणी को मम्मी जी के नाम से 5 कपड़े, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, ओढ़ने बिछाने की चादर भी दान करने होंगे। कुछ बर्तन भी देने होंगे। मीता अपनी धुन में बोले जा रही थी। मैं मन ही मन बड़बड़ाया कि जीवित रहते तो कभी माँ की पसंद नापसंद का ध्यान नहीं रखा। कभी उनकी मिठाई खाने की इच्छा होती तो अपने कमरे में आकर बड़बड़ाती थी कि वे बुढ़ापे में ज़्यादा चटुरी हो गई हैं, रोटी तो अब उन्हें अच्छी ही नहीं लगती, और अब उनके मरने के बाद अपनी सहेलियों को दिखाने के लिए उनका श्राद्ध कराना चाहती है। हेलो पतिदेव, आप कहाँ खोए हुए हैं? इतनी देर से मैं कुछ कह रही हूँ, लगता है आपने कुछ सुना ही नहीं। देवी जी, तुमने जो कुछ कहा मैंने सब सुन लिया है। मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है। अभी तो ना मैंने शेव बनाई है और ना नहाया हूँ। इस विषय में हम बाद में भी बात कर सकते हैं। ये कहकर मैं स्नान घर में घुस गया था। इस तरह मीता से तो पीछा छूट गया, किंतु माँ से जुड़ी स्मृतियों की झील में हलचल मच गई थी। माँ बहुत शांत स्वभाव की थी। मैंने उन्हें कभी किसी से लड़ते झगड़ते ताने देते नहीं देखा, और न मैंने उन्हें कभी किसी की बुराई करते सुना था। पापा से भी कभी उन्हें झगड़ते नहीं देखा। कभी पापा कुछ कह भी देते तो एकाएक उदास होकर उनके सामने से हट जाती थी। बात बढ़ने की नौबत ही नहीं आने देती थी। दादी बनने की आस लिए अचानक वो दुनिया से चली गईं। होली जलने की रात को अचानक पड़ोसी शर्मा जी ने हमें जगाया था। उनकी पत्नी के प्रथम संतान होने वाली थी। वो प्रसव पीड़ा से बेहाल थी और घर में कोई अन्य महिला नहीं थी। उनकी माँ 2 दिन बाद गांव से आने वाली थी। उनके आग्रह से पूर्व ही माँ उनके साथ अस्पताल जाने को तैयार हो गई थी। मैं सुबह जल्दी तैयार होकर चाय नाश्ते के साथ अस्पताल पहुंच गया था, ताकि यदि मम्मी घर आना चाहें तो रंग खेलना शुरू होने से पहले ही उन्हें घर ला सकूं। शर्मा जी के बेटा हुआ था। उन्होंने कहा था, माँ रात भर नहीं सोई हैं, उन्हें घर ले जाओ। नहा धोकर आराम करने के बाद उन्हें शाम को यहाँ छोड़ जाना। तब तक होली का हुड़दंग भी समाप्त हो चुकेगा। मैं माँ को स्कूटर पर बैठाकर लौट रहा था, तभी कहीं से एक रंग भरा गुब्बारा मेरे मुंह पर आकर लगा। स्कूटर का संतुलन बिगड़ गया। मैं व माँ दोनों ही नीचे गिर गए थे। मुझे तो खास चोट नहीं आई, किंतु माँ बेहोश हो गई थी। होली के 2 दिन बाद बेहोशी की अवस्था में वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। वो पास पड़ोस में किसी के भी गर्भवती होने की बात सुनती थीं तो इतनी खुश हो जाती थीं जैसे वो स्वयं दादी बनने वाली हैं। उन्हें मालूम था कि मीता में कुछ कमी है, इस वजह से वो मां नहीं बन पा रही। फिर भी वो मीता को उदास देखकर यही कहती थी, अरे तू परेशान क्यों होती है, इलाज तो चल ही रहा है, इसमें कंजूसी नहीं करना। किस्मत में होगा तो फल जरूर मिलेगा, वरना अनाथालय से एक बच्चा गोद ले लेना। मीता कहती, मम्मी हम दोनों की जन्मपत्री में संतान का योग है, आप दादी जरूर बनेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ये बातें याद करके माँ के प्रति श्रद्धा से सिर झुक जाता है। अन्य सासों से वो कितनी अलग थी। बाथरूम में सो गए क्या? इतनी देर से तुम्हारा नहाना नहीं हुआ? अब ऑफिस को देर नहीं हो रही? मीता की आवाज़ से मेरा ध्यान भंग हुआ। जल्दी से तैयार होकर नाश्ता किया और स्कूटर लेकर घर से निकल गया। माँ स्मृति पर कुछ इस तरह छा गई थी कि चाह कर भी उनकी स्मृति को झटक नहीं पा रहा था। एक बार माँ की छाती में बाईं तरफ बहुत तेज़ दर्द उठा था। मैं तो बहुत घबरा गया था कि उन्हें लेकर सीधे अपोलो अस्पताल पहुँच गया। वो मेरे घर के निकट था। डॉक्टर ने हार्ट के लिए ईसीजी, 2D इको, एक्सरे और कई तरह के ब्लड टेस्ट आदि कराने को कहा। 4-5 हज़ार का बिल बन गया था, लेकिन ये जानकर संतोष हुआ था कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं है। बिल देखकर मीता ने कहा था,
आप भी जरा से दर्द से घबरा कर सीधे अपोलो पहुंच गए। डॉक्टर्स की जेब से क्या जाता है, व्यर्थ ही इतने सारे टेस्ट करा लिए। अपने ऑफिस की डिस्पेंसरी भी तो ले जा सकते थे, वहाँ भी योग्य डॉक्टर्स की कमी नहीं है। वैसे मीता ने कुछ गलत नहीं कहा था, किंतु मैं भड़क गया था। मीता, माँ पर 4-5 हज़ार रुपये खर्च हो गए तो तुम्हें बुरा लग रहा है? तुम्हारे इलाज में भी मैं 50-60 हज़ार रुपये खर्च कर चुका हूँ, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक बेटी भी हो जाती तो कोई अफसोस नहीं होता। तुम मेरी पत्नी हो तो वो भी मेरी माँ है। तुम क्या चाहती हो, मैं माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लूँ? तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतनी अच्छी सास मिली है, वरना निसंतान बहुओं को ससुराल में कितने ताने सुनने पड़ते हैं, क्या तुम नहीं जानती? परंतु यहाँ किसी ने तुम्हारा दिल नहीं दुखाया। मेरे दोस्त की माँ तो उसके पीछे पड़ी है कि दूसरी शादी कर ले। मम्मी जी ने भले ही कभी ताना ना दिया हो, किंतु उस कमी को तुम पूरा कर देते हो। अभी तुमने जो कुछ कहा, क्या वो ताना नहीं है? छोड़ दो मुझे, तुम भी दूसरी शादी कर लो। कहकर उसकी आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी थी। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ था। यदि मीता माँ नहीं बन पाई तो इसमें उसका क्या दोष है? मैंने उसे समझाते हुए कहा था, मीता, मेरा मतलब तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। दूसरी शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। अभी हम फिर इलाज प्रारंभ कराएंगे, फिर भी सफलता नहीं मिली तो एक बच्चा गोद ले लेंगे। बस तुम मुझे माँ के खिलाफ भड़काया मत करो। मैंने तो एक साधारण सी बात कही थी कि अपनी डिस्पेंसरी में दिखाने से ये सारे टेस्ट मुफ्त हो जाते। आजकल तो तुम मेरी हर बात का उल्टा अर्थ निकालने लगे हो। अब माँ नहीं है तो पिताजी के लिए कुछ ना कुछ कहती रहती है। पहले पिताजी ड्राइंग रूम में टीवी देखते थे तो उसे शिकायत थी कि वो अपनी पसंद के प्रोग्राम नहीं देख पाती। फिर मैंने पिताजी को एक पोर्टेबल टीवी उनके कमरे में अलग ला कर दिया, तब भी चैन नहीं है। कहती हैं 3 लोगों में 2 टीवी की क्या ज़रूरत है, लाइट का बिल ज़्यादा आता है। आखिर उससे कहीं तो समझौता करना पड़ेगा। पहले जब पिताजी कहीं नहीं जाते थे तो कहती थी वो पूरे दिन घर में ही पड़े रहते हैं। जैसे तैसे उन्हें समझाकर सुबह सैर पर जाने की आदत डाली है, तो अब कहती है कि रोज़ सुबह इतनी देर के लिए सैर पर चले जाते हैं, क्या सुबह अपने सामने कढ़वा कर भैंस का दूध नहीं ला सकते? रोज़ पैकेट के दूध की बेस्वाद चाय पीनी पड़ती है। मुझे भी गुस्सा आ गया था। तुम अकेली नहीं हो, हजारों लोग पैकेट का दूध पी रहे हैं। भैंस के दूध का ज़्यादा ही शौक़ है तो जाकर स्वयं ले आया करो, पड़ोस में ही तो मिलता है। तभी सैर से पिताजी आ गए थे। क्यों सुबह सुबह मीता पर बरस रहा है? हम 2 आदमियों के घर में रहते दूध लेने वो जाएगी? मीता, दूध के लिए डिब्बा निकाल कर रख दो, कल से सैर से लौटते समय मैं ले आया करूँगा। वैसे भी कोई छोटा मोटा काम हो तो मुझसे कह दिया करो, खाली ही तो बैठा रहता हूँ, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। तब से दूध पिताजी लाते हैं। यही सब सोचते सोचते ऑफिस पहुँच गया। चौकीदार के सलाम से मेरा ध्यान भंग हो गया। ऑफिस में काम की अधिकता से कुछ सोचने का समय नहीं मिला। घर लौटकर चाय पी, टीवी देखा और खाना खाकर अपने बिस्तर पर चला गया। अपना काम समाप्त करके आते ही पत्नी ने फिर वही प्रसंग छेड़ दिया। हाँ, तो तुमने क्या सोचा? किस विषय में? अरे वही, माँ के श्राद्ध के विषय में। कहना तो बहुत कुछ चाहता था, किंतु व्यर्थ की कलह व तनाव से बचने के लिए बस इतना ही कहा, फालतू आडंबरों के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। अरे मैं तुम्हारी माँ का श्राद्ध करने के लिए कह रही हूँ, अपनी माँ का नहीं। हाँ, मैं अपनी माँ के श्राद्ध के लिए ही मना कर रहा हूँ। इन दिखावों में मेरी तनिक भी आस्था नहीं है। वो बच्चों की तरह ठुनकी थी। क्या हो तुम भी? तुम्हें तो किसी में भी आस्था नहीं है। समाज में रहकर बहुत से काम दिखावे के लिए भी करने पड़ते हैं। मेरे क्लब की सभी महिलाएं अपने बुजुर्गों का श्राद्ध बहुत ज़ोर शोर से करती हैं। तुम कुछ भी कहो, मैं तो उनका श्राद्ध करूँगी, वरना सब मेरे बारे में क्या सोचेंगी? मैं कटु हो आया था। तो देवी जी, माँ का श्राद्ध श्रद्धावश नहीं, अपनी सहेलियों को दिखाने के लिए करना चाहती हैं? जीवित रहते तो तुम्हारे तनाव का कारण ही बनी रही, कभी तुमसे सम्मान और श्रद्धा नहीं पा सकी। और अब बस करो, पुरानी बातों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी जी का श्राद्ध करने की एक चाह तुम्हें बता दी, तुम्हें तो मुझे बातें सुनाने का मौका मिल गया। वाकई मैं बहुत बुरी हूँ, तुम्हारी माँ को एक पल चैन से नहीं जीने दिया। अब तुम्हारे पिताजी को भी तंग करती रहती हूँ। न तुम्हें पिता बना पाई, न उन्हें दादा दादी। तुम्हारे तानों से तंग आ गई हूँ। माँ बनने को मैं भी कितना तड़पती हूँ, ये तुम्हें नहीं मालूम। अपना दुख किससे कहूँ, यहाँ मेरा है ही कौन? उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया था। मैं स्तंभित रह गया। मैं उसे इस तरह रुलाना नहीं चाहता था। सच कहूँ तो मीता बुरी है भी नहीं। मम्मी व पिताजी दोनों ही उससे खुश रहे हैं। मुझे ही जाने क्या हो जाता है कि उसके दोष ढूंढता रहता हूँ।
वो सही कहती है कि ये हमारे असंतोष हैं जो खींच के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन ऐसे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हमारी ज़िंदगी में एक ही अभाव है संतान का, वही चाह शायद असंतोष का कारण बन रही है। मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब इलाज में और समय बर्बाद नहीं करेंगे। कल ही अनाथाश्रम जाएंगे और एक लड़का या लड़की जो आसानी से व जल्दी मिल जाएगा उसे अपने बच्चे के रूप में अपना लेंगे। मैं मीता को मनाने के मूड में आ गया था। कान पकड़ने की एक्टिंग करते हुए बोला, देवी जी मुझे माफ़ कर दो, देखो मैंने कान भी पकड़ लिए हैं, तुम कहो तो उठक बैठक भी लगाने को तैयार हूँ। एक नज़र मुझ पर डालकर वो रोते रोते हंस पड़ी। अब मुझे माफ़ कर दिया हो तो एक बात कहूँ, देखो हमारे घर में श्राद्ध की परंपरा नहीं रही है। तुम ये सब किस लिए करना चाहती हो? लोगों को दिखाने के लिए नई परंपरा मत डालो। तुम्हें कुछ करना ही है तो बस एक काम करो, पिताजी माँ के बिना बहुत अकेले और उदास रहने लगे हैं। हम उन्हें इतनी श्रद्धा व सम्मान दें कि वो अपनी बची हुई ज़िंदगी हंसी खुशी से गुजार दें। यदि सचमुच ही दूसरा कोई लोक है तो वहाँ से पिताजी को खुश देखकर माँ भी बहुत खुश होंगी और यही माँ का असली श्राद्ध होगा। मीता की आंखों से बाढ़ का पानी बह चुका था। उसे सहजता की ओर लौटते देखकर मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा, मीता यदि अब मुझसे नाराज़ नहीं हो तो अपने हाथ की एक कप कॉफ़ी पिला दो। कॉफ़ी तो पिताजी को भी बहुत पसंद है। तुम चलकर उनके कमरे में बैठकर टीवी देखो, मैं कॉफ़ी लेकर वहीं आती हूँ। अभी आप सुन रहे थे पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी हुई एक बहुत प्यारी सी कहानी, ये सब किस लिए। आशा है कहानी आपको भी बहुत पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।